हाँ जी, हम डिस्कस कर रहे थे पेडागोजिकल एनालिसिस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। पहला टॉपिक अपन इसका पढ़ लिया था। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताया था इसका, पेडागोजिकल एनालिसिस चाइल्ड डेवलपमेंट का। जीन पियाजे का टॉपिक अपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक टॉपिक, डेवलपमेंट 3 पार्ट में मैंने सिलेबस बताया था। आप देखना थोड़ा वीडियो, पहली वीडियो में 3 पार्ट में मैंने सिलेबस बताया। एक डेवलपमेंट का टॉपिक है, एक पेडागोजिकल एनालिसिस का टॉपिक है और एक बेसिक साइकोलॉजी का टॉपिक है। जो पहला टॉपिक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट, उसका एक टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वो डिस्कस कर रहे हैं। उसमें दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, दूसरा साइकोलॉजिस्ट, 2 साइकोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट हमने पढ़ लिया जीन पियाजे, हम पढ़ रहे हैं दूसरा साइकोलॉजिस्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। नाम पढ़ेंगे अपन लेव वाइगोस्की, लेव वाइगोस्की। हर एग्ज़ाम में जो एलिजिबिलिटी, टीचर एलिजिबिलिटी से जुड़े हुए कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे सीटेट हो गया, पीटेट हो गया, रीट हो गया, लेव वाइगोस्की का क्वेश्चन हर बार आता है। चलिए अपन डिस्कस करेंगे लेव वाइगोस्की। पहले आप जीन पियाजे वाली थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं लेव वाइगोस्की। चलें जी, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लेव वाइगोस्की। थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चरल थ्योरी, सोशियो कल्चरल थ्योरी लेव वाइगोस्की। देखिए, पहले आपने जीन पियाजे पढ़ा है, तो जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में एक बात बताता है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू एज होता है। सोशल इंटरेक्शन का उसमें कम रोल है। वाइगोस्की कहता है कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल इंटरेक्शन का ज़्यादा रोल है, एज का रोल कम है। हम बात कर रहे हैं वाइगोस्की के बारे में। देखिए, वाइगोस्की का पहले अपन इस थ्योरी को थोड़ा सा ड्रॉ करके मैं समझाता हूँ आपको। ये सबसे बीच का घेरा है, ये मैं जो घेरा बनाया है मैंने, ये सर्कल, ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अब पहले आप देखेंगे, हम 2 बच्चे लेते हैं, एक बच्चे का नाम ए ले लेते हैं, एक बच्चे का नाम बी ले लेते हैं। दोनों बच्चों की उम्र 5 साल, 5 ईयर। ये भी बच्चा 5 ईयर का है। 5 साल का जो बच्चा होगा वो शायद सेकंड क्लास में या सेकंड क्लास में पढ़ता है, फर्स्ट या सेकंड क्लास में। अब हमारी जो बुक्स बनी हुई है वो एक्चुअल में बच्चों की एज के हिसाब से उसमें प्रॉब्लम्स डाली गई हैं। प्रॉब्लम्स मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको प्रॉब्लम्स बोल रहा हूँ। तो बच्चे की एज के हिसाब से प्रॉब्लम्स डाली गई हैं। अब ये जो 5 साल के दोनों बच्चे हैं, ये शायद सेकंड क्लास में, दोनों ही सेकंड क्लास में पढ़ते हैं। सेकंड क्लास में, ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड क्लास में है। और इन बच्चों को मैं 4th क्लास की बुक देता हूँ करने के लिए। इनको क्या दूंगा मैं? 4th क्लास का मैथ, 4th स्टैंडर्ड का जो मैथ है वो इन बच्चों को करने के लिए दिया। अब सेकंड क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, 4th क्लास का मैथ नहीं कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। अब क्या होगा, एक बच्चा ए है, इसको ट्यूशन लगा दिया गया और इसके टीचर ने ये मैथ के सम करवा दिए। ओके, इसको बी को किसी ने नहीं करवाई। अब टीचर ने इसको 1 दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, 10 दिन पढ़ाया, 15 दिन मान लो पढ़ाया इसको, यही मैथ के सम करवाए। 15 दिन बाद में बच्चा ये मैथ के सम करने लग गया। ये जो ए बच्चा था वो टीचर की हेल्प से 4th क्लास का मैथ कर सकता है, और बी जो बच्चा है इसको किसी ने हेल्प नहीं दी। अब ये 4th क्लास का मैथ नहीं कर सकता और पहले भी नहीं कर सकता था। अब जीन पियाजे की थ्योरी पता है, सॉरी वाइगोस्की की थ्योरी पता है क्या कहती है
भी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एज, उम्र का कम रोल होता है। उम्र एक दायरा बताएगी, और यदि बच्चे को सीखने के लिए सोशल इंटरेक्शन बच्चे का बढ़ा दिया जाए, सोशल इंटरेक्शन मीन्स बच्चे को दूसरे लोग बता दें, दूसरे लोग कुछ बच्चे को हेल्प प्रोवाइड करवा दें, तो बच्चा जो उसकी सीखने की क्षमता होती है उससे कुछ ज़्यादा सीख सकता है। ओके, अब मैंने 3 घेरे बनाए, ये बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़े हैं, बच्चे का मानसिक विकास से जुड़े हैं। पहले घेरे में आ जाता है बच्चा विदाउट किसी की हेल्प के, विदाउट हेल्प के कोई काम कर सकता है खुद, बिना किसी सहायता के, बिना सहायता के बच्चा कोई काम करता है। ये बीच वाला घेरा है, सबसे बीच वाला। इस घेरे के लिए अब एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये बात क्लियर होगी ना, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। जो बीच वाला घेरा है इसके लिए मैं वर्ड यूज करूँगा, देखिएगा यहाँ मैं शब्द लिख रहा हूँ ZAD। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ZAD, ZAD क्या होगा, इंग्लिश में लिखेंगे अपन इसको पहले। इसको कहते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। हिंदी में लिखेंगे वास्तविक विकास का क्षेत्र। देखो ये बड़ा बीच वाला एक इसको मैं, ये वो एरिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जहाँ बच्चा बिना किसी दूसरे की हेल्प के अपनी एज के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से मैक्सिमम जितना सीख सकता है। मैक्सिमम वर्ड बोला जाएगा, विदाउट हेल्प मैक्सिमम सीखता है ZAD। यहाँ क्वेश्चन आता है, देखिएगा एक एक अभी मैं बताऊंगा, कंफ्यूज करता है क्वेश्चन यहाँ पर कि बिना किसी सहायता के अधिकतम सीख सकता है, विदाउट हेल्प के मैक्सिमम सीख सकता है बच्चा ZAD। ओके, दूसरा, अब दूसरा घेरा जाता है विद हेल्प, विद द हेल्प ऑफ अदर्स। दूसरों की सहायता से बच्चा जितना मैक्सिमम सीख सकता है। दूसरा राउंड अपन डिस्कस किया। ये दूसरा घेरा है, इसके लिए मैं वर्ड लिखूंगा ZP और D। ये होगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। इसको कहते हैं अधिकतम, हिंदी में लिखा जाएगा अधिकतम विकास का क्षेत्र। देखिएगा नोट कर ले ZPD। तो ZPD में आ गया कि बच्चे को, एक तो मैंने बता दिया कि बच्चा बिना किसी की हेल्प के, जैसे सेकंड क्लास का बच्चा है, सेकंड क्लास का मैथ कर सकता है, वो बिना किसी की हेल्प के कर रहा है, वो ZAD हो जाता है। ZAD सबसे अंदर का जो घेरा है वो ZAD होगा। बच्चे के मानसिक विकास का जो दायरा है उसको मैंने तीन भागों में बांट दिया। पहला ZAD, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, ZAD बोलेंगे इसको, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। दूसरा घेरा जाता है ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में बच्चा दूसरों की हेल्प से मैक्सिमम सीख सकता है। फिर आ जाता है दूसरों की किस प्रकार की हेल्प, तो जो हेल्प दूसरे प्रोवाइड करवाएंगे, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग सीधा क्वेश्चन आता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, वर्ड स्कैफोल्डिंग हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग शब्द जो है वो डायरेक्टली पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग शब्द किसने यूज किया है, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कौन करवाता है। ध्यान दीजिएगा, स्कैफोल्डिंग कौन प्रोवाइड करवाता है, इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आप क्वेश्चन को लिख लेंगे,
उसके आंसर आप नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स क्या 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 होंगे। तो हम बात करेंगे स्केप फोल्डिंग। क्या बोला है? विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की हेल्प से बच्चा मैक्सिमम जितना सीखता है वो ZPD होता है। दूसरे जो हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं, हेल्प का टाइप है स्केप फोल्डिंग। अब स्केप फोल्डिंग बना कैसे है? स्केप फोल्डिंग बना सेटरिंग से। जो मकान बनाते हैं आप सेटरिंग लगाते हैं उसे स्केप फोल्डिंग बना। स्केप फोल्डिंग इज टेम्पररी हेल्प, इसको टेम्पररी हेल्प कहते हैं आप। टेम्पररी हेल्प होती है, अस्थायी सहायता, हिंदी में साथ साथ आप लिख लेंगे, इसको अस्थायी सहायता कहते हैं स्केप फोल्डिंग को, अस्थायी सहायता, ऐसे स्केप फोल्डिंग। अब अस्थायी सहायता कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता है, 10 महीने का बच्चा खड़े होने लग जाता है, हम उसको वॉकर ले आके देते हैं, वॉकर, 3 पहिए वाले साइकिल या ऐसा वॉकर होता है। वॉकर की हेल्प से बच्चा थोड़ा थोड़ा स्टेपिंग लेने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा चलने लग जाता है। 10 दिन वॉकर से चलेगा, 10 या 15 दिनों बाद वो खुद चलने लग जाता है। वॉकर इज ए स्केप फोल्डिंग, वॉकर ने जो हेल्प दी वो स्केप फोल्डिंग। थोड़ा बड़ा होता है बच्चा 3 से 4 साल का, तो क्या होगा? 3 से 4 साल का बच्चा हो जाता है, 5 साल का बच्चा हो जाता है, साइकिल पहली बार साइकिल चलाने लगता है। साइकिल के साथ में स्पोर्ट लगी होती है, देखना 2 टायर लगे होते हैं। तो पहले वो 2 टायरों वाली साइकिल चलाता है, बाद में वो क्या हो जाता है, उसको साइकिल चलानी आ जाती है, बाद में वो सही साइकिल चलाने लग जाता है। तो स्केप फोल्डिंग। तो हम क्या करेंगे कि बच्चे को सीखने के लिए हम एक टेम्पररी हेल्प प्रोवाइड करवा देते हैं, और ये टेम्पररी हेल्प होता है, कुछ दिन बाद में उस टेम्पररी हेल्प को हम हटा देते हैं, तो बच्चा उस लेवल पर, उस लेवल तक सीख जाता है, उस लेवल पर उसको उस तरह की हेल्प की अब जरूरत नहीं होती। क्लियर है? स्केप फोल्डिंग। तो हम क्या स्केप फोल्डिंग में एग्जांपल क्या ले सकते हो? स्केप फोल्डिंग में बच्चे को वॉकर से चलाना सिखाते हैं, स्केप फोल्डिंग। बच्चे को 3 पहियों वाली साइकिल, साइकिल के साथ जो स्पोर्ट लगाती है टायरों की, वो भी स्केप फोल्डिंग होती है। सीखने में क्या होता है, बच्चे को अपन थोड़े से कुछ भी, मान लो मैथ के सम नहीं आते, मैथ के सम करवा दिए, उस लेवल के मैथ के सम बच्चा खुद करने लग जाता है, बाद में उसको उस तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब आप एक बार पढ़, इसको कंप्लीटली पढ़ लेंगे, 1 बार पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद में आपको ये वाइगोस्की से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स स्केप फोल्डिंग, इसे टेम्पररी हेल्प। क्लियर? तो टेम्पररी हेल्प को स्केप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। अब आ जाता है स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड कौन करवाएगा? तो स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवाते हैं, इसके लिए वर्ड यूज करता है MKO। स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवाएगा MKO। MKO होता क्या है? MKO का मतलब क्या होता है? MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स जो होते हैं वो स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ये कौन होते हैं? तो इसमें क्या हो सकता है? पेरेंट्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इसमें क्या हो सकता है? टीचर्स हो सकते हैं, और इसमें क्या हो सकता है? पीयर ग्रुप हो सकता है। पीयर ग्रुप मीन्स जो साथ वाले बच्चे होते हैं, पीयर ग्रुप हो सकता है, ऐसे MKO। तो ये बात क्लियर होगी। दूसरा दायरा पढ़ रहे हैं हम। दूसरा दायरा क्या बताया था मैंने? दूसरा पैरामीटर है ZPD। ZPD इज ए क्या होगा? वो दायरा है जिसमें बच्चा दूसरों की, विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की हेल्प से मैक्सिमम सीख सकता है, दस ZPD। अब दोनों के लिए वर्ड जो है मैक्सिमम यूज आएगा, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बिना किसी की हेल्प के अधिकतम सीख सकता है, वो ZAD होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ध्यान देंगे। सीधा नहीं पढ़ा होता उनका क्वेश्चन तो गलत होता ही होता है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ के जाते हैं और फिर भी हमारा सीधा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जैसे हम क्या देखा, ZPD देखा या ZAD देखा, इसको देखते ही हम क्या करते हैं, गोला काड़ा करने लग जाते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ZAD बिना किसी की दूसरे की हेल्प के, बिना स्केप फोल्डिंग के एक बच्चा मैक्सिमम अपनी क्षमता से मैक्सिमम जितना सीख सकता है, अधिकतम जितना सीख सकता है, ZAD। और विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरों की हेल्प से जितना मैक्सिमम सीख सकता है वो क्या होगा, ZPD। दूसरों की हेल्प अपने डिस्कस कर लिया, स्केप फोल्डिंग। फिर आ जाता है तीसरा दायरा। अब ये नहीं होता कि बच्चे का और ज़्यादा सिखा सकते हो। छोटा बच्चा होता है, देखो हमारा 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को हम 8 साल वाली बुक्स पढ़ा सकते हैं, स्केप फोल्डिंग देके पढ़ा देंगे।
अब क्या रहता है कि पेरेंट्स को ऐसे रहता है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना सिखा दें, लेकिन मैक्सिमम सीखने की भी एक सीमा है। वाइगोस्की ऐसे नहीं कहता कि आप सोशल इंटरेक्शन ज़्यादा देते जाओ, स्केप फोल्डिंग ज़्यादा देते जाओ, बच्चा जो है मैक्सिमम सीख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चे की मैक्सिमम सीखने की भी एक क्षमता होती है। और यहाँ पर आके बच्चा क्या कह देता है, यहाँ बच्चा कहेगा आई कांट डू इट, मैं इस काम को नहीं कर सकता, इवन या विथ हेल्प, मैं हेल्प के साथ भी इस काम को नहीं कर सकता। ये दायरा आ जाता है तीसरा। इसमें बच्चा इस काम को कर ही नहीं सकता, यदि आप इसको सहायता भी प्रोवाइड करवाएंगे, स्केप फोल्डिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे तो भी नहीं कर सकता। तो ये अपन ने डिस्कस कर लिया, 3 पॉइंट्स अपन ने डिस्कस किए, एक ZAD, ZPD, स्केप फोल्डिंग और MKO। और जीन ये वाइगोस्की क्या कहता है, पहला दायरा वो होता है ZAD जहाँ बच्चा विदाउट हेल्प से सीखता है। दूसरा दायरा विद अदर्स, दूसरों की हेल्प से सीखता है। दूसरे जो हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं दैट्स स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग प्रोवाइड कौन करवाता है, MKO प्रोवाइड करवाएगा। स्केप फोल्डिंग होता क्या है, इसे टेम्पररी हेल्प, कुछ देर के लिए हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी, कुछ दिनों के लिए हेल्प प्रोवाइड करवाई जाएगी, और फिर बच्चा उस प्रॉब्लम्स को, उस सिचुएशंस को, या उतना बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाता है। वैसे क्या हो गया वाइगोस्की की थ्योरी में। तो वाइगोस्की की थ्योरी में 4-5 पॉइंट ही मेन है। मेन क्या, सारी कंप्लीट थ्योरी यही है। अब हम बात करेंगे इस थ्योरी का एनालिसिस करेंगे, वाइगोस्की की थ्योरी जो है। अब इसका मेन, इसका कंक्लूजन क्या है वो देखेंगे। पहला पॉइंट है इसमें कि ये क्या कहता है, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का मानसिक विकास जो है उसमें सोशल इंटरेक्शन का, सामाजिक जो इंटरेक्शन है उसका ज़्यादा रोल होता है। एक बच्चे को जितनी ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन प्रोवाइड कराओगे, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसकी मैक्सिमम लिमिट भी उसने बता दी कितना हो सकता है, ZPD जितना था, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। फिर एज का भी इसने बताया कि एज जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में एज की भूमिका कम बताई है इसने। जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एज की, जो एज का रोल है, एज की भूमिका है वो ज़्यादा बताता है, सोशल इंटरेक्शन की भूमिका कम बताता है। वाइगोस्की सोशल इंटरेक्शन की भूमिका ज़्यादा बताता है और एज की भूमिका कम बताता है। क्लियर बात। फिर आगे एक वर्ड यूज करता है इनर स्पीच, आंतरिक भाषण, इसके लिए वर्ड यूज होगा आंतरिक भाषण। इनर स्पीच होता है अपने आप से बात करना, इनर स्पीच। वाइगोस्की कहता है कि इनर स्पीच जो होती है हमारे आइडियाज़ को डायरेक्ट करती है, हम जो सोचते हैं हमारी थिंकिंग को डायरेक्शन देती है इनर स्पीच। अब ये कहता है कि इनर स्पीच, जो बच्चा इनर स्पीच करता है, उस जितनी ज़्यादा इनर स्पीच करेगा उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनर स्पीच, जीन पियाजे कहता है कि इनर स्पीच, जीन पियाजे के बीच में थोड़ा सा देखेंगे। जीन पियाजे कहता है कि इनर स्पीच जो होता है वो अनमेच्योरिटी की निशानी है, अनमेच्योरिटी, सिंबल ऑफ अनमेच्योरिटी, अपरिपक्वता की निशानी है, जीन पियाजे कहता है। वाइगोस्की कहता है कि इनर स्पीच क्या है, हेल्पफुल होती है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। जीन पियाजे कहता है कि इनर स्पीच जो है वो अनमेच्योर जो बच्चे होते हैं वो करते हैं। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक ये रेसिप्रोकल टीचिंग के बारे में बात करता है। ये कहता है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए हम रेसिप्रोकल टीचिंग का प्रयोग करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग परस्पर शिक्षण कहते हैं, परस्पर शिक्षण। तो रेसिप्रोकल टीचिंग का जो वर्ड है वो भी किसने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। रेसिप्रोकल टीचिंग होता क्या है, यानी कि टीचिंग का इफेक्ट बच्चे पर भी पड़े और बच्चे का इफेक्ट टीचर पर भी पड़े, परस्पर प्रभाव होता है, रेसिप्रोकल इफेक्ट होगा टीचिंग का, जैसे रेसिप्रोकल टीचिंग। तो ये थी हमारी थ्योरी वाइगोस्की की। एक थ्योरी मैंने पहले जो है वीडियोज़, इसमें तीन पार्ट में वीडियोज़ बनाई थी, वो जीन पियाजे की थ्योरी मैंने पढ़ा चुका हूँ। दूसरी थ्योरी अपन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है।
ये वाइगोस्की की थ्योरी है, ये आपने पढ़ लिया है अभी। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा कमेंट में लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चंस आपका दिमाग में आता हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं आप। इसके बाद अपन 4 थ्योरी पढ़ने के बाद में इसके MCQs करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। और ये आपकी जो है अभी CTET का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। और भी जो है PTET का एग्ज़ाम होगा, उसमें हेल्पफुल रहेगा। अभी पंजाब में NTT की पोस्ट आई हुई है, उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो जहाँ भी आपने टीचिंग, यदि आप टीचिंग से जुड़ा हुआ कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ये जो है हमारी वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप इस वीडियोस को देखें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें। और एक और ध्यान देने वाली बात है कि हमने रीट्स का गारंटेड बैच स्टार्ट कर रखा है ऑफलाइन मोड में। तो कोई भी बच्चा यदि रीट की कोचिंग लेना चाहता है, सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक एक गारंटेड बैच है, उसमें श्योर सिलेक्शन के बेस पे हम पढ़ा रहे हैं, एक अच्छा सिस्टम से पढ़ा रहे हैं। तो कोई बच्चा यदि रीट की क्लासेस लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। ऑफलाइन मोड से है ये क्लासेस, और बाकी हम ऑनलाइन भी वीडियोस डालते रहेंगे, कंटिन्यू आपका क्लासेस रहेगी। ओके, थैंक यू।